हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन है वो 1885 से 1947 ईस्वी तक की घटनाएं हम पढ़ रहे थे। जो 1885 से 1947 तक की घटनाओं को हमने 3 चरणों में विभाजित किया था। प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी, जो कि उदारवादी चरण था, जिसे हम नरमपंथी चरण भी कहते हैं। जबकि द्वितीय चरण जो कि 1905 से 1919 ईस्वी तक है, जिसे हम उग्रवादी या गर्मपंथी चरण भी कहते हैं। और तृतीय चरण है 1919 से 1947 ईस्वी तक, जिसे हम गांधीवादी चरण कहते हैं। तो हमने प्रथम चरण पूरा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण। जो द्वितीय चरण है उसे कहते हैं उग्रवादी। इसके अलावा इसे गर्मपंथी, इसके अलावा हम इसे चरमपंथी अथवा इसे एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं। तो उग्रवादी, गर्मपंथी या चरमपंथी अथवा एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं। ये चरण है 1905 से 1919 ईस्वी तक। 1905 से 1919 ईस्वी तक चरण है। जो उदारवादी चरण है इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उदारवाद का कारण समझेंगे, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उदारवाद की जगह उग्रवाद का प्रारंभ हुआ। पहले हम इसके कारण पढ़ेंगे, उसके बाद प्रमुख नेता, उग्रवाद के कारण पढ़ेंगे, उसके बाद उग्रवादी प्रमुख नेता, उसके बाद गर्मपंथियों की विचारधारा, गर्मपंथियों की विचारधारा के बाद हम पढ़ेंगे कि इनका राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान। उसके अलावा और अंत में हम पढ़ेंगे कि गर्मपंथियों की कौन कौन सी कमियां थी। गर्मपंथियों की कमियां कौन कौन सी चीज़ पढ़ेंगे। पहले हम उग्रवाद का कारण पढ़ेंगे, प्रमुख नेता पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी विचारधारा पढ़ेंगे, गर्मपंथियों का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, और उसके बाद पढ़ेंगे हम गर्मपंथियों की कमियां, यानी कि गर्मपंथियों में कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, यानी कि गांधीवादी चरण प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले तो इसका एक कारण तो यही होगा कि जो गर्मपंथी नेता थे वो नरमपंथियों से असंतुष्ट थे। नरमपंथियों से असंतुष्ट, यानी कि वो नरमपंथियों की गतिविधियों से असंतुष्ट थे। इस कारण उन्होंने जो गर्मपंथियों की विचारधारा थी, उनके जो संवैधानिक उपाय थे, उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि बिपिन चंद्र पाल ने जो गर्मपंथियों की जो विचारधाराएं थी, उनके जो साधन थे, उनको क्या कहा है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। और कांग्रेस को एक भिक्षा मांगने वाली संस्था कहा गया है। जबकि इसका दूसरा कारण था भारत में अकाल व फ्लेग की स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार का रवैया था, उसके कारण भारत में उग्रवाद का उदय हुआ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो 1897 की घटना है, ये क्रांतिकारी घटनाओं में आएगा, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। जो 1897 में जो ब्रिटिश अधिकारी थे, रैंड और आर्यस्ट की हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं के द्वारा, जिनके ऊपर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक लेख लिखा गया था। इस कारण गंगाधर तिलक जी को जो पहली बार राजनीतिक जेल जाना पड़ा था। तीसरा कारण होगा लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ।
लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने थे 1899 से 1905 ईस्वी तक। तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन की जो गतिविधियाँ थी उनके कारण भी उग्रवाद का उदय हुआ। तो लॉर्ड कर्जन की कौन कौन सी नीतियाँ थी, तो इनकी सबसे प्रमुख नीति थी जिसके कारण जिसका सर्वाधिक विरोध हुआ था बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में आया, जबकि बंगाल विभाजन हुआ है 1905 ईस्वी में। तो तीसरा कारण हो जाएगा लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ। जबकि चौथा कारण हुआ कि पूरे विश्व में उग्र राष्ट्रवाद की लहर फैली हुई थी। उग्र राष्ट्रवाद की लहर फैली हुई थी पूरे विश्व में, तथा विश्व की कई घटनाओं ने भारतीयों को भी प्रभावित किया। जैसे कि 1895 ईस्वी में जापान ने चीन पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा 1896 ईस्वी में इथियोपिया जो कि एक अफ्रीकन राष्ट्र है के द्वारा इटली की पराजय, जो कि एक यूरोपियन राष्ट्र था। इससे भारतीयों में भी भावना जगी कि हम भी यूरोपियन को पराजित कर सकते हैं। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस पर विजय। 1895 में जापान ने किसको पराजित किया है? चीन को। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की पराजय। और इसके अलावा 1905 ईस्वी में जापान ने किसको पराजित किया था? रूस को। यह है इसका फोर्थ कारण। नेक्स्ट उग्रवाद का कारण होगा भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन में प्राचीन भारत का गौरवगान किया गया था। इससे भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा था। इनमें सबसे प्रमुख नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई है 1875 ईस्वी में। जबकि दूसरे है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में भाषण दिया था तथा यह सिद्ध कर दिया था कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया है कौन सा? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किनका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, बैक टू वेदास। इसके अलावा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अभी हमने क्या क्या देखा है? जो उग्रवादी चरण है, उग्रवादी चरण क्यों प्रारंभ हुआ उसकी देखी है हमने कारण। तो कारण कौन कौन से हैं? नरमपंथियों से ये लोग असंतुष्ट थे उग्रवादी। इसके अलावा भारत में अकाल व प्लेग की स्थिति थी तथा ब्रिटिश सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। लॉर्ड कर्जन की नीतियों के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा था। पूरे विश्व में उग्र राष्ट्रवाद की लहर थी तथा विश्व की कई घटनाओं ने भारतीयों को भी प्रभावित किया था। जैसे 1895 में जापान की चीन पर विजय, 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की पराजय, 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस पर विजय। इनके अलावा सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन ने प्राचीन भारत का गौरवगान किया। इससे भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा। अब हम देखते हैं उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण के प्रमुख नेता जिन्होंने इस चरण का नेतृत्व किया। तो इनमें एक तो है लाल बाल पाल, वो तो आप सब लोग जानते हो कौन सा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इनके अलावा अन्य नेता है
अरविंदो घोष, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, अश्विनी कुमार दत्त, राजनारायण बोस। अरविंद घोष, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, अश्विनी कुमार दत्त और राजनारायण बोस, ये कौन है? उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता जिन्होंने इनका नेतृत्व किया। इनमें से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नेता उग्रवादी चरण का है अथवा नहीं है, तो इनका हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं उग्रवादियों या गर्मपंथियों की विचारधारा, कि इनकी विचारधारा क्या थी। उग्रवादियों की विचारधारा ये थी कि ये ब्रिटिश शासन को साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक स्वरूप प्रकृति का है। यानी कि इन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक स्वरूप को उजागर कर पाए थे। कौन? गर्मपंथी। ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक स्वरूप का है, औपनिवेशिक स्वरूप का है, यानी कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार का वास्तविक स्वरूप उजागर किया था। ये इनकी विचारधारा थी। इनके अलावा भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है। इनका मानना था कि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उत्तरदायित्व देने से ही उत्तरदायित्व की क्षमताएं विकसित होती है। उदारवादियों का भी यही मानना था कि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि फिर भी उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उत्तरदायित्व देने से ही उत्तरदायित्व की क्षमताएं विकसित होती है। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया था। धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग इस कारण किया था क्योंकि जनता का समर्थन पाने के लिए, जैसे शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव जैसे धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया था। इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि इनकी कार्यप्रणाली थी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये इनकी क्या थी? विचारधारा। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तिगत त्याग, बलिदान के उदाहरण पेश किए। इसके अलावा इन्होंने हड़ताल, जुलूस आदि का सहारा लेना चाहिए, इनकी विचारधारा थी। तो उग्रवादियों की विचारधारा क्या थी कि ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप जो कि साम्राज्यवादी और ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी व औपनिवेशिक प्रकृति का है। भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उत्तरदायित्व देने से ही उत्तरदायित्व की क्षमताएं विकसित होती है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। हड़ताल, जुलूस आदि का सहारा लेना चाहिए। तो ये है उग्रवादियों की विचारधाराएं। नेक्स्ट देखेंगे हम गर्मपंथियों या उग्रवादियों का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था। गर्मपंथियों का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, एक तो इनका योगदान था कि ये जो अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया, यानी कि अंग्रेजों का वास्तविक स्वरूप क्या है। अंग्रेजों का वास्तविक स्वरूप यानी कि इन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक प्रकृति को पहचाना था। उनके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का श्रेय किनको है? जन आंदोलन बनाने का श्रेय है उग्रवादियों को जन आंदोलन बनाने का श्रेय है। अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया है। इसके अलावा इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है, जिससे स्वदेशी उद्योग धंधों का विकास हुआ है। उद्योग धंधों का विकास या विस्तार, स्वदेशी उद्योग धंधों का विकास या फायदा हुआ है, जबकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से। इनके अलावा स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, इससे समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ।
समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ है स्वदेशी शिक्षा के विकास के कारण। और इन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के उदाहरण पेश किए, जैसे तिलक पहले राजनेता थे जो पहली बार जेल गए थे 1897 में। बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी थे रैंड और आर्यस्ट, उनकी हत्या कर दी थी चाफीकर बंधुओं के द्वारा। तो उन्होंने उनको उत्साहित किया था, प्रोत्साहित करने के कारण तिलक को पहली बार जेल हुई है। तिलक पहले राजनेता थे जो पहली बार जेल गए थे। अंत में हम इनकी देखते हैं कमियां, यानी कि जो गर्मपंथी थे उनकी कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण कि गांधीवादी युग का प्रारंभ हुआ था। तो जो गर्मपंथियों की कमियां कौन कौन सी थी? गर्मपंथियों की कमियां तो एक तो ये थी कि इनका रवैया वो अतिवादी था, इनका रवैया अतिवादी रवैया था, जिसके कारण अतिवादी रवैये के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में इनके अतिवादी रवैये के कारण। एक तो इनकी ये कमियां थी, यानी कि इनकी अतिवादी रवैये के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। इनका अतिवादी रवैया था जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, और जैसे ही कांग्रेस में फूट पड़ी उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन का दमन कर दिया था। इनके अलावा इनकी दूसरी एक कमियां थी कि इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया। धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करने के कारण जो राष्ट्रीय आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था वो प्रभावित हो गया, क्योंकि इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का यूज किया था। धार्मिक प्रतीकों का यूज जैसे कि शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, जिसके कारण जो मुस्लिम वर्ग था वो राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक होने लगा था। इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की बजाय नरमपंथियों की अधिक आलोचना की, यानी कि ये एक दूसरे में बटे हुए थे। अंग्रेजों की आलोचना की बजाय नरमपंथियों की आलोचना पर अधिक ध्यान दिया। इसके अलावा जो उग्रवादी थे वे भी आपस में संगठित नहीं थे, कौन? उग्रवादी आपस में संगठित नहीं थे। आगे हम इनकी जो उग्रवादी है उनकी गतिविधियां पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है सबसे पहले इनका कारण, फिर प्रमुख नेता, उग्रवादी कौन कौन से प्रमुख नेता थे, उनके बाद हमने उनकी विचारधारा पढ़ी है, उग्रवादियों की विचारधारा, उसके बाद उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था, और उसके बाद पढ़ा है हमने गर्मपंथियों की कमियां, यानी कि गर्मपंथियों में कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण कि राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, यानी कि गांधीवादी युग प्रारंभ हुआ। हम उग्रवादियों की जो गतिविधि है उग्रवादियों की गतिविधि हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, जैसे कि बंगाल विभाजन, उसके बाद बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में तुरंत बाद हुआ है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, जिसे हम बोलते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन। उसके अलावा हम पढ़ेंगे सूरत फूट, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, सूरत फूट पढ़ेंगे। सूरत फूट के अलावा हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार, जो कि 1911 में हुआ है। दिल्ली दरबार के अलावा हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन से पहले हम पढ़ेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता या कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और अंत में पढ़ेंगे हम होम रूल आंदोलन। क्या पढ़ेंगे अंत में? होम रूल आंदोलन। ये सारी घटनाएं उग्रवादी चरण की ही घटनाएं हैं, लेकिन हमें इन्हें एक टॉपिक में समाहित नहीं कर सकते, इस कारण इन्हें अन्य क्लासों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।